नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी सच दैट द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द लीस्ट। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल के एंगल्स की, तो आपके पास यहाँ पे जो ट्राइंगल्स के एंगल है वो किस में है, एपी में है। तो हमें पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, और 3 टर्म अगर किसी एपी में, तो हम उसको कैसे लेट करते हैं। देखो बेसिक आइडिया तो बच्चा यही लेट करेगा कि पहली टर्म ए ले लेंगे, दूसरा एंगल ए प्लस डी ले लेंगे, और तीसरा एंगल ए प्लस 2 डी ले लेंगे, है ना। ये 3 एंगल ले सकते हैं, ये तीनों किस में, एपी में। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। बट अगर बच्चा हम ऐसे लेते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो बेसिकली आपने 10th क्लास में एक चीज समझी होगी कि कैसे हम टर्म्स लेते हैं एपी में। 3 टर्म्स लेनी होती हैं, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, ये सब। तो अगर मैं तुम्हें कहूं सॉल्यूशन में कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इन एपी, आर इन एपी बोल दो भाई, एक ही बात है। तो हम लेट करते हैं, सो देयर फोर लेट एंगल्स आर। देखो बच्चा, पहला एंगल में अगर ए ले लूं, इससे जस्ट पहले ए माइनस डी वाली टर्म, ये वाली टर्म एक क्या बन जाएगी, एपी में हो जाएंगी दोनों टर्म्स। और इस ए से डी डिफरेंस आगे, ए प्लस डी। देखो इतना मैं आइडिया मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें ये पता है कि 3 टर्म कैसे लेट करनी होती है। तो याद नहीं है तो याद कर लो भाई इसको। देखो 3 टर्म्स लेनी होती है, तो इससे फायदा क्या होगा, अगर कभी भी हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है, ये एक फायदा होता है, इसलिए हम इसको ऐसे लेट करते हैं कि एडिशन में हमारे को एक फायदा मिल जाता है, प्लस पॉइंट होता है। तो आपने कहा ठीक है सर, ये तीनों एंगल्स हैं, एंगल्स आर ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ओके, अब उसने क्या कहा है, सच दैट ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द लीस्ट। देखो ये ग्रेटेस्ट है और ये क्या है, लीस्ट एंगल है। तो हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट एंगल क्या है भाई, यहाँ पे एक बार समझा लिख देता हूं मैं। ग्रेटेस्ट एंगल तुम्हारा है यहाँ पे ए प्लस डी, एंड लीस्ट एंगल कौन सा है बच्चा आपका, लीस्ट एंगल आपका है ए माइनस डी। इतनी बात भी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने मुझे कहा कि ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, 5 टाइम्स है स्मॉलेस्ट एंगल का, सच दैट द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। इस लाइन को हम ऐसे लिखेंगे। देयरफॉर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। ए प्लस डी किसके इक्वल हो जाएगा, इस 5 को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, 5a माइनस 5d। अब ए को उधर ले आओ और 5d को इधर ले आओ, तो 5d इधर आया तो प्लस का हो गया, प्लस का डी इधर पहले से था, 5a माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ए उधर गया तो माइनस है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 4a किसके इक्वल है, 6d के इक्वल है। ये एक रिलेशन मिल गया हमारे को कि ए और डी में एक रिलेशन है। हाँ ऑब्वियसली आप ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है वैसे निकाल लो। बट मैंने कहा ठीक है बच्चा, एक रिलेशन हमारे को मिल गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल्स इन रेडियंस। पहले डिग्री में पता कर लेंगे, फिर रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। हमने कहा ठीक है भाई, हमारे को ए प्लस ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी की वैल्यू चाहिए, मतलब क्या है, ए और डी की वैल्यू मिलेगी तो हम कर सकते हैं। हमने कहा देखो भाई ट्राइंगल्स के एंगल है, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर आपने तीनों एंगल्स का सम किया, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी। ये तीनों एंगल्स है, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, 180 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। नाउ ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो क्या होगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो इस डी से ये डी कट गया, तुम्हारे पास 3a बचे, किसके इक्वल आ गए, 180 डिग्री के। और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री डिवाइड बाय 3, तो आ गया 60 डिग्री। मतलब a की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। अब a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो d आ जाएगा क्या, यस सर आ जाएगा। तो हमने कहा पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ओके, तो आप लिखोगे 4 इंटू 60 इक्वल्स टू 6d। डी की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 60 डिवाइड बाई 6, 6 से 60 कटेगा 10 टाइम, तो हो जाएगा 40 डिग्री। क्लियर है, डी आ गया। तो आप बताओ फर्स्ट एंगल भी आ गया ए माइनस डी करने से, सेकंड एंगल भी आ जाएगा और थर्ड एंगल भी आ जाएगा। बट हमारे को किस में चाहिए, रेडियन में। तो ये डिग्री वाले एंगल्स को किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में। क्लियर है यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 9 का ऐसे मान लो अप्रोक्सीमेटली सारा क्वेश्चन हो गया है, बट हमें बस लास्ट की स्टेप करनी है। क्लियर है। देखो बच्चा मैं क्वेश्चन तुम्हें आराम से समझाऊंगा, किसी को ऐसा लग रहा है कि यार बहुत बेसिक बातें धीरे धीरे बता रहे हो सर, तो यार आप स्पीड बढ़ा सकते हो।
ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे को नहीं पता है उसके लिए तो मुझे सारी बातें बतानी पड़ेगी, जिसको पता है उसके पास तो ऑप्शन है ना कि वो स्पीड बढ़ा के जल्दी से देख सकता है। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंगल निकालते हैं, दैट इज अवर ए माइनस डी। सेकेंड एंगल ए है और थर्ड एंगल क्या है तुम्हारा, ए प्लस डी। इतना तो पता है भाई, ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकेंड एंगल है, थर्ड एंगल है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल क्या है, ए माइनस डी। ए की वैल्यू कितनी है, 60 है, माइनस 40, तो आंसर आ गया 20 डिग्री। अब बच्चा ये डिग्री में आया है तो रेडियन के लिए क्या करेंगे, 20 को रेडियन में चाहिए तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से नंबर 9 टाइम कट जाएगा, तो ये एंगल आ जाएगा पाई बाय 9 रेडियन। इतनी बात भी पकड़ में आ रही होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए कि सिंस 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, इसका मतलब 20 डिग्री के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड एंगल क्या है, सेकेंड एंगल तो ए ही है, तो हमने कहा ठीक है सेकेंड एंगल हमारा है ए, दैट इज 60 डिग्री, और डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, तो 60 से नंबर 3 टाइम कट जाएगा। क्लियर है? तो आप इसको लिखेंगे पाई बाय 3 रेडियन। थर्ड एंगल आपसे पूछ रहा है भाई, तो थर्ड एंगल क्या है आपका, ए प्लस डी है, तो आप लिखेंगे ए प्लस डी, मतलब 60 प्लस 40 दैट इज 100 डिग्री, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 से नंबर 5 टाइम, 2 से नंबर 9 टाइम, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 9 रेडियन। क्लियर है? समझ में आया? तो आप लिखेंगे सो एंगल्स आर पाई बाय 9, पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 9। क्लियर है? देखो इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, पाई आना चाहिए ना, तो पाई प्लस 3 8 3 4 पाई प्लस 5 9 पाई कट रहा है, सही है। दीज आर योर एंगल्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट रुको भाई। हाँ अब सही है। देखो द नंबर्स ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स आर इन 5:4, कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन से दो रेगुलर पॉलीगन है जिनकी नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो क्या है, 5:4 है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स इज 9 डिग्री। अब यहाँ पे जो एंगल्स की बात कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स, तो ये इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, ठीक है ना, और एक ही एंगल की बात कर रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। देखो बच्चा सबसे पहले तो भाई साइड्स का रेशियो गिवन है, तो इससे आप नंबर ऑफ साइड्स पता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स, दो रेगुलर पॉलीगन्स हैं, उनकी नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो हमें गिवन है, दैट इज 5:4। तो आप सबसे पहले लेट करेंगे, लेट कॉमन रेशियो। अब ये बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, कॉमन रेशियो एक्स क्यों लिया मैंने भाई, देखो नंबर ऑफ साइड पहले वाले में और दूसरे वाले में कुछ रही होगी, क्या रही होगी, कुछ रही होगी। मान लो ये तो 15 रहा होगा और ये 12 रहा होगा। मान लो पहले वाले में 15 साइड थी, दूसरे वाले में 12 थी, उनको काटा 3 से तो ये 5 आया, ये 4 आया, तो वो क्या बन गई, 5:4। मतलब ओरिजिनल नंबर ऑफ साइड से कोई सेम नंबर से डिवाइड करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म बची, तो वो जो सेम नंबर है उसको हम कॉमन रेशियो या फिर कॉमन मल्टीपल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं नहीं कह रहा नंबर ऑफ साइड ये है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये कॉमन रेशियो का कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि ओरिजिनल नंबर ऑफ साइड्स नहीं है, उनको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। तो इससे क्या होगा, कॉमन रेशियो करने से अगर इस x से इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल नंबर ऑफ साइड आ जाएगी, और इस 4 से भी अगर आप इस x को मल्टीप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल नंबर ऑफ साइड आ जाएगी। तो आप लिखेंगे सो नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगन, पहले वाले पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, तो आप मान लो इसको मैं n1 बोल रहा हूं, दैट आर 5x साइड्स, एंड नंबर ऑफ साइड्स n से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसलिए मैंने n1 लिया है। नंबर ऑफ साइड्स इन सेकेंड पॉलीगन, दूसरे वाले पॉलीगन में कितनी साइड है, यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन है, ध्यान रखना, n2 दैट आर 4x। अब हमें क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स इज 9 डिग्री, उनके एंगल्स का डिफरेंस कितना है, 9 डिग्री है। तो भाई हमें एंगल पता करना पड़ेगा ना, ईच एंगल। तो मुझे बताओ किसका एंगल बड़ा होगा, जिसमें ज्यादा साइड होगी उसका एंगल बड़ा होगा। इतनी बात तो क्लियर है, मैंने लास्ट प्रीवियस एक क्वेश्चन में भी ये बात तुम्हें समझाई थी। तो इसमें ज्यादा साइड है
इस तरीके से याद कर सकते हो कि एक ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं और एक रेक्टेंगल में 4 साइड होती है, या कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 होता है और इन चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो जिसमें ज्यादा साइड, जिस पॉलीगन में ज्यादा साइड, उसमें इंटीरियर एंगल में ज्यादा बड़े होने के चांस होते हैं। ठीक है ना, इंटीरियर एंगल ज्यादा बड़ा होता है। चाहे रेगुलर की बात करो, रेगुलर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो 90 डिग्री, रेक्टेंगल ही बोला था मैंने ना, तो 90 डिग्री होंगे ना सारे। तो भाई ये 60 डिग्री के होंगे सारे। अरे आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड है, तो अगर वो रेगुलर है तो वो कौन सा है? इक्विलेटरल है ना। तो इक्विलेटरल के तीनों एंगल 60-60 के होंगे। क्वाड्रिलेटरल भी अगर रेगुलर है तो या तो रेगुलर है तो वो क्या है? स्क्वायर है। ये क्या है? ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर के चारों एंगल कितने कितने के होंगे? 90 के। तो आप खुद देख लो ना, ये 90 वाला बड़ा, और जिसमें ज्यादा साइड होंगे उसके एंगल्स बड़े होंगे। ये बात समझा रहा हूँ, हर चीज समझने वाली होती है, रटने वाली नहीं होती है। कई बार बस तुम रट लेते हो कि ज्यादा साइड है उसमें रख दो, क्यों? रीजन पता होगा तो लंबे टाइम तक याद रहेंगी चीजें। तो आपने कहा देखो भाई, हमें एक बात पता होनी चाहिए, पहले तो एक एंगल कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला तो बताइए। तो मैंने कहा देखो भाई, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड रेगुलर पॉलीगन, एन साइड के रेगुलर पॉलीगन की इंटीरियर एंगल क्या होगा? तो आप लिखोगे n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय n होगा। ठीक है, इसको कई बार कहीं पे तुम्हें ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, इस 180 को आपने 2 इंटू 90 लिखा, ये 2 अंदर ले गए ब्रैकेट के, तो ये हो गया 2n-4 इंटू 90 डिवाइड बाय n। ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो घबराने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है ना। नाउ तो इसका मतलब हम लिखेंगे सो पहले वाले इंटीरियर एंगल ऑफ, इंटीरियर एंगल, या वन बोल सकता हूं, वन इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, ऑफ फर्स्ट पॉलीगन, पहले वाले पॉलीगन का कितना होगा बताओ भाई। ये तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ यार, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। तो आप लिखेंगे n1 आ जाएगा, तो n1-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n1, और n1 की वैल्यू 5x रख दो भाई, 5x-2 इंटू 180 डिवाइड बाय 5x। ठीक है, एक बार इतना ही रखो, जरूरत पड़ेगी तो हम काम में ले लेंगे इसको। आगे सोल्व 5 से काट सकता हूं, मेरे को भी पता है, बट एक बार रुक जाओ। एंड इंटीरियर एंगल, एंड इंटीरियर एंगल ऑफ सेकंड पॉलीगन, दूसरे पॉलीगन का इंटीरियर एंगल क्या होगा? सोचो भाई, तुम सोचो एक बार। तो आप कहोगे देखो भाई सर, n2-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n2 हो जाएगा। तो यहाँ पे n2 की वैल्यू 4x है, तो लिख दो 4x-2 इंटू 180 डिवाइड बाय 4x। काट अभी भी सकते हैं, बट मैं काट नहीं रहा हूँ, कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ, एक बार इतना ही रख रहा हूँ। अब मेरे पास ये पहले वाले रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल है, दूसरे वाले का मुझे पता है ये वाली वैल्यू बड़ा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ साइड्स ज्यादा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स 9 डिग्री है। तो पहले वाले का क्या है? 5x वाला है, तो आप लिखेंगे 5x-2 इंटू 180 डिवाइड बाय 5x। इस वाले में से माइनस कर दो 4x-2 इंटू 180 डिवाइड बाय 4x को, तो आपको 9 डिग्री का गैप मिलने वाला है, ये कहना चाह रहा था। ठीक है, इसको अब सोल्व करना है। देखो सबसे पहले मैं 180 कॉमन ले लेता हूं, तो ऊपर से अगर मैंने 180 कॉमन लिया तो क्या बचा मेरे पास? 5x-2 डिवाइड बाय 5x। देखो कैलकुलेशन है, कैसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे टीचर तुम्हें अलग अलग मिल जाएगी, यूट्यूब पे सॉल्यूशन देखोगे तो अलग मिलेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन तुम अपने दिमाग से किया करो, समझा करो बस। आप यहाँ पे लिखोगे 4x-2 डिवाइड बाय 4x इक्वल 9 डिग्री। कॉमन ले लिया था ना मैंने, तो चलो इसको भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब तो ठीक है, अब इस 180 को उधर डिवाइड में भेज दूंगा, तो यहाँ पे अंदर ले लेता हूँ एलसीएम। तो 5x और 4x का एलसीएम कितना आएगा? 20x आएगा। तो इसका मतलब है कि 5x का डिवाइड किया 4 आया, तो 4 इंटू 5x-2 होगा, माइनस 5 इंटू 4x-2 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? इक्वल में क्या आ गया? 9/180 आ गया। डिग्री लगाते रहेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, 9 से इसको काट दिया भाई, 20 आ गया, और इस 20 से इसको काट देंगे, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो x है ना, इस x को मैं इधर भेज रहा हूँ, यहाँ पे 1 बचा हुआ है क्योंकि सब कुछ कट गया तो 1 तो बचा ही होगा।
तो x को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 4 को 5x से 20x, 4 को -2 से -8, माइनस, देखो -5 को +4 से करोगे माइनस का 20x आएगा, -5 को -2 से करोगे प्लस का 10 आएगा, दैट इज इक्वल टू x। ये x कहाँ से आया, इधर डिवाइड में था उधर गया मल्टीप्लाई में, 20x से 20x कट गया, -8 + 10 2 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं फिर तुम्हें बात बता देता हूँ ना। नंबर ऑफ साइड्स, तो आपने देखो नंबर ऑफ साइड्स पहले वाले में क्या लेट की है, n1 की है, दूसरे वाले में n2। n1 की वैल्यू 5x है, ठीक है, तो आप लिखेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन्स, पॉलीगॉन्स पे बोलते हैं कई बार, आर 4x, तो 4 × 2 दैट इज 8, एंड 5x थी तो 5 × 2 दैट इज 10। ऑब्वियसली मैंने बड़ी वाली वैल्यू बाद में लिखी, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8 एंड 10। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 8 एंड 10 है। क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन? फिर भी कोई डाउट है तो यार कमेंट करके पूछो। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ in two circles subtend angle 65 degree 110 degree at the center। आर्क्स हैं, सेम लेंथ की हैं, दो सर्कल के अंदर सबटेंड करती है, तो मतलब एक सर्किल ये रहा, इसमें मान लो ये आर्क, एक ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, ये आर्क सेंटर पे बना रही है 65 डिग्री, ठीक है, और एक बड़ा सर्किल है और ये आर्क, ऑब्वियसली ना छोटा सर्किल बड़ा एंगल बनाएगा, तो ये वाला जो एंगल है ये 65 होगा और ये वाला एंगल बड़ा होगा कितना, 110 डिग्री। अरे एक बात है, डायग्राम की लॉजिक ही नहीं यहाँ पे बच्चा, डायग्राम का कोई लॉजिक नहीं है, पर तुम्हें थोड़ा पता होना चाहिए यार। छोटे वाले सर्कल में आर्क की लेंथ बड़ी होगी, मान लो ये 10 है तो ये 10 छोटी होगी कंपेयर टू दिस वन, ये 10 बड़ी होगी। इतनी बात तो पकड़ में आ रही होगी, ठीक है, चलो कॉमन सेंस था ये। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ सेम है, आर की लेंथ सेम है, तो इधर मैं आर की लेंथ एल अज्यूम करता हूँ, इधर भी क्या रहेगी, वो एल रहेगी। इसका सेंटर ओ ले लेते हैं और इसका सेंटर ओ डैश ले लेते हैं। अब मुझे कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, उनके रेडी बोल सकते हैं, रेडियाई बोल सकते हैं, एक ही बात है, उनकी रेडियस का रेशियो चाहिए। हमने कहा देखो भाई, इसकी रेडियस ले लेते हैं R1 और इसकी रेडियस ले लेते हैं R। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट करते हैं, लेट लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू L, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ सर्कल्स आर R1 एंड R2। देखो पहले वाले पे एंगल बना रहे हैं उसको मैं θ1 ले रहा हूं, दैट इज 65 डिग्री, एंड दूसरे वाले को मैं θ2 ले रहा हूं, दैट इज 110 डिग्री। अब मुझे पता है कि रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क में एक रेशियो होता है, बट वो रेडियन वाले एंगल पे काम करता है, तो एंगल तो मुझे डिग्री में गिवन है, तो रेडियन के लिए क्या करूंगा मैं, मुझे पता है 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, π/180 होता है, ये होता है ना। तो इसके लिए मुझे θ1 कितना मिल जाएगा, 65 π/180, कैंसिल नहीं करूंगा एक बार के लिए, और यहाँ पे θ2 कितना हो जाएगा, 110 π/180, मल्टीप्लाई करना था तो लिख दिया मैंने। अब मुझे थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है बच्चा, थीटा, थीटा सिंस थीटा इज इक्वल टू L/R, तो θ1 क्या होगा, θ1 होगा L/R1 एंड θ2 कितना होगा, L/R2। क्या ये बात पकड़ में आ रही है, θ2 मतलब सेकंड वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ, ये मेरा θ2 है और ये मेरा θ1 है, तो इधर L/R1 होगा, इधर L/R2 होगा। बात पकड़ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, नहीं है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब मैं क्या करूं, मुझे R1 रेशियो R2 निकालना, R1 रेशियो R2 निकालना, तो यहाँ पे मैं θ1 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो θ1 की वैल्यू पुट करोगे क्या लिखोगे, 65 π/180 इक्वल हो जाएगा L/R1, और यहां से आप अगर R1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, देखो R1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक काम, तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मान लो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, पूरा समझाएंगे टेंशन मत लो, ये लो यहाँ पे नीचे वाले में मैं पूरा समझा रहा हूँ। क्या लिखूंगा,
तो ये हो जाएगा R1/L किसके इक्वल हो जाएगा 180/65 पाई के। और अब तुम अगर R1 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो L जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आप R1 क्या लिखोगे 180/65 पाई इंटू L, है ना। हाँ सर बात तो सही है सर आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा ठीक है, ये L ऊपर है। सिमिलरली यहाँ से आपने θ2 की वैल्यू पुट की, कितनी आई 110 पाई बाय 180 आई, किसके इक्वल L/R2 की। तो बच्चा रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा R2/L होगा, किसके इक्वल आएगा 180/110 पाई के। और यहाँ से अगर आप R2 निकाल रहे हैं तो कितने आएगा 180L/110 पाई आएगा। ये आपकी R1 की वैल्यू ही अपन R2 की वैल्यू, और हमें उसका रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है रेशियो, हम लिखेंगे सिंस R1 रेशियो R2 क्या हो जाएगा 180L/65 पाई है ना इसमें तो, हाँ 65 पाई रेशियो 180L/110 पाई। तो भाई इसको मैं रेशियो को सोल्व करने के लिए क्या करूँगा 180L/65 पाई को डिवाइड कर देंगे 180L/110 पाई से, क्योंकि R1 रेशियो R2 पहले वाले की बात करेंगे भाई, 65 पहला है। तो यहाँ से इसको सोल्व करने का क्या है, डिवाइड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करो और ऊपर वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, यही प्रोसेस होता है। तो आप इसको लिखेंगे 110 पाई डिवाइड बाय 180L। देखो बच्चा 180L से 180L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आपके पास बचा 110 डिवाइड बाय 65। अब इसको 5 से कैंसिल कर लो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये बचा 22 डिवाइड बाय 13। तो आप लिख देना सो रेशियो ऑफ देयर रेडी आर या इज 22:30। बात पकड़ में आई क्या, कोई दिक्कत नहीं आई होगी कहीं पे भी। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए ना कि भाई सर एक सर्किल है उसका एंगल θ1 रेडियस R1, दूसरा एक सर्किल होगा उसका सेंटर पे एंगल θ2 और रेडियस R2, लेंथ ऑफ आर्क सेम है, बस एंगल हमें डिग्री में गिवन है, पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, फिर L/R के फॉर्मूला लगाया, R1 और R2 की वैल्यू निकाली, रेशियो निकाल के दे दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द लेंथ which at a distance of 5280 meter will sustain an angle of 1 minute at the eye। क्या कहना चाह रहा है भाई इस बात से, पहली बात तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है। फाइंड द लेंथ which at a distance of 5280 मीटर, एक लेंथ है, डिस्टेंस लेंथ है ना, कितनी है एक लेंथ, आंखों यहाँ पे एक लेंथ है, इस लेंथ की डिस्टेंस कितनी है 5280 मीटर, विल सब्टेन एन एंगल ऑफ 1 मिनट एट द आई। यहाँ पे तुम्हारी आंख है, इस पे कितना एंगल बना रही है भाई ये लेंथ, ये जो लेंथ है ये बना रही है 1 मिनट का। देखो बच्चा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें ये कहा कि यार एंगल छोटा सा है तो दूर से दिखने वाली चीज भी छोटी सी होगी, तो ये जो लेंथ है यहाँ से एक तो ऐसे सीधी हो सकती है, क्या हो सकती है सीधी। तो जब भी कहीं डिस्टेंस की बात होगी तो स्ट्रेट डिस्टेंस की बात करेंगे और बात छोटी सी करेंगे, छोटी सी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे बात करेंगे तो वो अगर कर्व है, क्या है वो बेटा, अगर कर्व है तो कर्व भी हमें स्ट्रेट ही नजर आएगी। बात पकड़ में आ रही है क्या, तो हम इस स्ट्रेट को कर्व अज्यूम करके चलेंगे तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। या ऐसा समझ लो कि एक आपको रटा हुआ प्रोसेस समझा रहे हैं हम कि बच्चा अगर आपकी डिस्टेंस बड़ी है तो वहां पे जो स्ट्रेट डिस्टेंस आपको दिख रही है उसको कर्व अज्यूम करके चलना है और कर्व को स्ट्रेट अज्यूम करके चलना है, ये दो काम करने हैं। तो आपके पास हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये वाली क्या है, एक आर्क है, और इस आर्क एक सर्कल, मान लो एक सर्कल बनाती है और उस सर्कल की ये रेडियस है, ये क्या हमारी रेडियस है, और ये हमारी क्या है आर्क है, और ये हमारा क्या है थीटा है। तो थीटा इक्वल्स टू L/R होता है, बट यहाँ पे हमने देखा कि सर जो थीटा है वो तो 1 मिनट है, तो इसको किस में चेंज करो, पहले रेडियन में चेंज करो। तो हमने कहा देखो भाई सॉल्यूशन में एंगल दैट इज थीटा इक्वल्स टू 1 मिनट, सिंस देखो डिग्री से हम कर सकते हैं कि इसमें कन्वर्ट रेडियन में, तो पहले इस एंगल को डिग्री में लाओ। तो आपको पता है कि 1
डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री, मतलब 1 डिग्री का 60th पार्ट 1 मिनट होता है। ये समझ में आ रहा है? तो इस 1 मिनट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो थीटा विल बी 1/60 डिग्री। इतनी बात पकड़ में आई। और हमें ये भी पता है कि सर देखो 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन होता है, तो इसका मतलब है हमारा जो थीटा है वो क्या हो जाएगा 1/60 इंटू π/180। इसको इतना ही रखो, एक बार बाद में सोल्व करेंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इतना ही रखो। तो आपके पास थीटा आ गया और रेडियस कितनी है एंड आर, रेडियस कितनी है हमारी 5280 मीटर। हमें एल पता करना है, तो लेट द लेंथ विल बी एल, लेंथ बी एल मीटर, क्योंकि रेडियस मीटर में तो वो भी मीटर में ही आएगी। सिंस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चा, एल अपॉन आर के इक्वल होता है, देयरफॉर 1/60 या π/60 इंटू 180 किसके इक्वल हो जाएगा, एल अपॉन 5280 के। तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई इंटू 5280 डिवाइड बाय 60 इंटू 180। देखो 0 से 0 कैंसिल, अब ये नंबर 6 से डिवाइड है क्या, तो हमने कहा देखो भाई हाँ 6 से डिवाइड है, क्योंकि 2 और 3 से दोनों से डिवाइड है, तो 6 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा भाई 6 से डिवाइड करने पे, ये तो चेक करना पड़ेगा। मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 1 मिनट रुको यार। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 8 जा 88 आ गया। तो आपके पास आया पाई इंटू 88 डिवाइड बाई 180। बट दिक्कत क्या है सर, पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। एल की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, पाई इंटू 88 डिवाइड बाई 180, ये आई है ना। पाई की वैल्यू पुट करोगे कितनी 22/7, तो 22 ऊपर आ जाएगा और 7 आ जाएगा नीचे इंटू 180। देखो बच्चा 2 से कैंसिल करोगे 11 आएगा, 2 से कैंसिल करोगे 90 आएगा, फिर 2 से कैंसिल करोगे 45, 44 और ये 45। अब दिक्कतें बढ़ गई, 11 इंटू 44 डिवाइड बाय 7 इंटू 45 आ गई। 11 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो 484 आएगा, ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बट 7 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 315 आता है। अब देखो बच्चा, अगर आप 484 को डिवाइड करते हैं 315 से, ध्यान से सुनो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1.536507 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, इसको तुम लिखना चाहो तो इतना लिख दो 1.5365, इतना भी लिख सकते हो मीटर में। ये तुम्हारी डिस्टेंस बहुत छोटी सी डिस्टेंस है ना, बहुत डिस्टेंस पे। अगर तुम यहाँ पे 22/7 रखते हो, हाँ लगभग इतनी ठीक है। अगर आप इसकी जगह 3.14 रख दोगे पाई की वैल्यू, तो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएगी, 1.35 आ जाएगी, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, तो वो मत रखना। तो आप लिखेंगे सो लेंथ इज 1.5365 मीटर। अब मुझे एक बच्चे ने कहा कि सर आपको कैसे पता चला कि इस तरीके से इस क्वेश्चन में सोचना है। मैंने कहा देख, मैंने एक क्वेश्चन को पढ़ा, फाइंड द लेंथ विच एट अ डिस्टेंस ऑफ 5280 मीटर विल सबटेन एन एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट। मैंने कहा किसी चीज को मैंने देखा और उसने एंगल बनाया, इसका मतलब मेरे उसके पास एंड पॉइंट्स थे, तभी मैंने उसको देखा ना, तो मुझे लेंथ दिखी। तो दो चीज दिखती है लेंथ में, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। मैंने कहा तुम्हें इस चीज को देखो, तो आपने यहां से लेके यहां तक देखा। हाँ, हम इस चीज को नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं करते कि हम ये देखते भी हैं क्या। और मैंने इसको देखा, मेरी आई आंख ने इसको देखा, इसका मतलब मेरी आंख ने इसके ऊपर एंगल बनाया। क्या बनाया, एंगल बन रहा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो मुझे लेंथ पता करनी है, और ये लेंथ अगर बहुत दूर है तो ये लेंथ स्ट्रेट है, तो मैं इसको कर्व लेके चलूंगा, क्योंकि ज्यादा गैप नहीं होगा उस टाइम पे। ठीक है ना, क्लियर है क्या सबको? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12।